So I wanted to ask you, Ravi, that you run two extremely popular, well-watched shows. You head a channel. Where do you think these political attacks are actually coming from? We keep talking about these attacks in a way that's very, very not extremely focused and well-defined. It's attacks, but who is attacking journalists? Who are these people? Are they lobbies? Are they business houses? Are they politicians? Are they hired goons? ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। दो तरह के डिफेमेशन हैं। एक जो सुचेता जी बता रही थी वो डिफेमेशन है और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और एक डिफेमेशन है जो रोज़ सोशल मीडिया पे जिसे हम मुट्ठी चमड़ी करके आगे बढ़ने की बात आप कह रही थी। बात उसकी नहीं है कि हम परवाह करें या नहीं करें। बात यह है कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लोग दिल्ली ही नहीं, मतलब आपकी जड़ों तक आपको बदनाम करते जा रहे हैं लगातार कि इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, और आप पे इस तरह से अटैक किया जा रहा है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से है, क्योंकि ये इसलिए मैं ऑर्गेनाइज्ड कहता हूँ कि इसमें सब कोई कर रहा है थोड़ा थोड़ा। पलड़ा उसका भारी है जो सरकार की तरफ से आप पे हमला कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके पास ताकत है, उसके पास कहीं ना कहीं उसको शक्ति मिल रही है, उसको अपनी जगह पे पहचान मिल रही है। और अगर हम इसे स्वीकार करते चले गए तो बहुत नुकसान होने वाला है। हमारे प्रोफेशन का भी नुकसान होने वाला है और पॉलिटिकल कल्चर का भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि उस राजनीतिक दल को पता नहीं है कि कल को कोई दूसरी राजनीतिक दल उसके सामने खड़ा हो जाए और वो उतने ही फोर्स के साथ उसके खिलाफ इस्तेमाल कर ले। तो ये उसके हित में भी रोकने की ज़रूरत है कि आपके समर्थकों के नाम पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तब भी जब प्रधानमंत्री ने बुला के कई लोगों को कहा कि अगर इस तरह की गालियां चलेंगी तो ये इस मीडियम की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। बाद में लोगों ने देखा कि जो लोग मिलने गए थे वो लोग भी गाली देने वालों में से हैं, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री बात कर रहे हैं, मंत्री फिर उस सोशल मीडिया में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है एक तरह से, जिसका कोई हेडक्वार्टर आपको दिखता नहीं है, उनके दम पे वो बोलते हैं, फिर वो आप पीछे आ जाते हैं। आप कुछ भी लिख दीजिए तो वो लोग फिर गाली देना शुरू कर देते हैं। मिन्हाज साहब ने जो अभी कहा, मैं सोच रहा था कि आज़ादी से पहले एक पत्रकार हुए थे गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर में दंगों को रोकते हुए मारे गए थे, और उनके अखबार में खबर छपी थी चंपारण की, और पीर मोहम्मद मुनीस एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने चंपारण में अंग्रेज़ों का जो शोषण चल रहा था नील किसानों का, उसकी खबरें छापते थे। तो गांधी कन्विंस नहीं थे जाने के लिए, तो पीर मोहम्मद ने प्रताप अखबार की वो कॉपी दिखाई, तो गांधी गए और हिस्ट्री बदली। आज 100 साल होने जा रहा है। उस गणेश शंकर विद्यार्थी ने लगता है कि बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने ये लिखा कि पत्रकार की भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। मिन्हाज साहब तो अभी सर्टिफिकेट दे रहे हैं 2 ही साल में। Minhas, he's painted a really grim portrait of some of our realities. I think, you've got to, in good journalism, and we all try to practice good journalism, you've got to have facts first and the narrative next. Do you think he isn't presenting facts No, this I'm not evening, saying or? that. I'm saying what one should do. I don't know what he's doing, because frankly, I mean, he's a terrific anchor, but I don't follow him particularly. No, I was asking you in the context of what he said, yes, that it's almost an organized political movement to suppress, gag, threaten, agree attack. with that completely. You would disagree with absolutely. I think it's a little paranoid to talk in those terms. But facts first, narrative next. What happens often, I'm not again saying Ravish and his excellent channel or Siddharth and his excellent website do this, but you've got to have your facts and then you have the narrative, which is molded around the facts. What happens increasingly in our co-opted journalism today, and it happens in America as well, as we've seen in the presidential election, is you have the narrative fixed first, and then you mold the facts to fit into it. And that is dangerous. Is that a fixed narrative? Sucheta, what do you think? I mean, we're seeing people being attacked, going completely unchallenged. There've been, as was mentioned earlier, Gurbir mentioned the number of journalists, 9, I think, in 2015 were killed. Is that part of a fixed narrative? Shobha, if I may interject, if I'm not being too rude, Sucheta, if you'll let me, because we've known each other for a long time. On the statistics, before Sucheta comes in, the number of journalists killed in India
in 2013 under the Sonia Gandhi, Manmohan Singh government was 11. The figure was 11. That's from the, and now it's 9. That doesn't really make much of a difference. But so we're going to quibble about whether 11 is better than or worse you've than got 9? to get the facts right. It's not as if there's Okay, Sucheta, 11 killed then, 9 killed now. Is there a fixed narrative there's no according to organized you? mafia in operation right now. No, Not enough. He said a political. Political mafia. I don't think Yes. there's a political mafia in आपको सर, operation. जो Otherwise, the 9, छत्तीसगढ़ का कानून है 11 figure भाई साहब 110 हो जाता. नहीं 110 या 25 हो जाए मैंने इस तरह से ये हम आम नहीं बेच रहे हैं कि आधा किलो इधर तोला आधा किलो वहाँ तोला है ना हम नहीं बेच रहे हैं आप छत्तीसगढ़ का कानून पढ़िए और जिस तरह से वहाँ रिपोर्टर को पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है छत्तीसगढ़ है उत्तर प्रदेश में भी इसका किसी प्रधानमंत्री से लेना देना नहीं है एक माहौल से लेना देना है ये अपने देश में ठीक हो है। रहा है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपको मालूम है ना है उत्तर प्रदेश में बिहार में भी स्थिति खराब है बंगाल में भी खराब है, स्थिति हाँ। खराब है कुछ जो मुख्यमंत्रियों का जिस तरह लेकिन का जो शासन और चल रहा है इस खराब देश हो रहा में 30 है। प्रकार की सरकारें Can चलती हैं I केंद्र से step लेकर in here now? Yeah, I quite agree with him about narrative. I think all of us have to be very clear that there are co-opted journalists, okay? But the point is, it's not about co-opted journalists because the co-opted journalists are not getting killed. So there is that part of journalism, and while we are celebrating those who are not, that's why we are here today, let's not forget that reality. But is it, I think Siddharth is going to start doing this increasingly like we do, but we say it's ultimately all about the money, honey. Okay, and you look at it, is it organized? Yes, it is organized. Is it being paid? Yes, it's being paid for, because these are the troll gangs are being paid for, and the political parties are fully funding and supporting them. I would say it's not limited to one party. The two major parties definitely have their gangs of trolls, and they're both equally aggressive, equally abusive. But what really worries me is not that there are these troll gangs. They don't matter because most of the time it's a little illiterate. None of them want to go beyond 140 characters, and it's like an order that comes to them saying troll somebody and they go berserk. Why? The BJP and Congress, even Arvind Kejriwal has a very, very powerful and nasty gang of trolls, right? So let's not get into it. What really worries me is this whole 140 character business where we are not able to reach out to people and say, try and go beyond those 140 characters and understand. It's like those of us who spent 30 years in journalism, it's not relevant. It is that little comment that you may have made sometimes inadvertently. It's enough to let loose abuse. Is it coming from the political parties? Yes. I mean, I was shocked to find that, I was looking at some names where I thought I should complain to them saying, what's happening is really wrong. And I agree with Ravish that political parties need to understand it's going to come back to bite them. And that's all I wanted to tell a few people, that please be careful. This is going to come back to bite you. You have to control these troll armies, okay? And every time I reached out to somebody who's in charge officially, I found I'd blocked him. And I know that I only block people when they abuse me. So if I found so many of these official people blocked, it means that they were former trolls who've been given official positions. So I agree with him entirely. But I think media has to be realistic. We also pretend that the co-opted part doesn't exist. And that's why so many of us have to keep quiet when they cite examples about prostitutes. I think we also have to have a stronger stand on that co-option. But then it all comes down to not everybody is co-opted because they want to be. Of course, it's a good gravy train to be co-opted. Okay, you don't have too many problems. You just have to suck up to the right guys and remain in your job. But Sucheta, that's not new. I mean, there were compromised journalists all along. It's not a new development. What I wanted to ask Siddharth is, do you think the 140 characters is essentially killing the kind of journalism that is required today to make sure that people actually think about issues rather than focus on the ugliness of trolls and spend a lot of energy, trying to counterattack those troll attacks? Is it even worth it falling for that trap? Because it's clearly a trap. It's an organized trap. The minute you fall into it, you're gone. Well, first of all, I don't have a problem with Twitter as a medium. I think it's fantastic. Teju Cole, African-American writer, and 140 characters weaves magic. And I think a lot of people, there's lots that you can do. Trolling is not medium specific. I would argue that a lot of what passes for primetime discussion on television is just magnified trolling. It's the way anchors behave, the way
the way guests of one kind are sort of encouraged to smirk and take down each other, and now you have these sort of firefights between guests directly, right? But this is also a reflection of a larger problem, which is that the signal, I think, is emanating from the very top. That the political culture in this country is becoming less and less tolerant of debate. You have a situation where today neither the Prime Minister, nor the leader of the opposition, nor the President of the Congress Party are available to answer questions on the record. The Prime Minister has been PM now, Mr. Modi, nearly 2 years. The only unscripted questions that he's taken on the record have, maybe 2 or 3, and even then we're not even sure if they were unscripted, right? So I think that unless you have in a democracy constant accountability of people on the top, the ability for the citizen operating through journalists to put questions, get answers, and for politicians and leaders among themselves to also have rational debate. I'm afraid the media scene is going to be horrible. And just on the issue of co-opting, I think, I'm not very fond of putting labels at somebody that, oh, so-and-so is a co-opted journalist or a racketeer. I mean, journalists are often flinging these kinds of labels at each other. The fact is that you have good journalism, you have professional journalism, you have professional standards. I would say today, the bulk of those who are quote-unquote co-opted, it's always easier for the regime to co-opt than for the opposition. So if at all one is concerned about people getting co-opted, the government always has much more, force. It packs a lot more force behind its punch. So today, for the government or somebody to say that the media is biased against us, or there is a co-opted media narrative that is anti-government, is laughable, because the number of stories that are not covered, that are not the subject for primetime discussion, simply because they're inconvenient to the government of the day, stares you in the face. Do you find that happening when you're anchoring a sensitive issue, that you're actually thinking about like he said, trolling on television debates is as ugly and as negative as ईमानदारी से शुरू में लगा कि फर्क पड़ रहा है, और ये सच बात है कि सोशल मीडिया का एक्सटेंशन काउंटर अब टेलीविजन हो गया है, और उसकी जो न्यूज़ रूम की जो दीवारें थी अब वो समाप्त हो गई हैं। तो एडिटर न्यूज़ मीटिंग में खड़ा होकर अपने रिपोर्टर्स की तरफ कम देखता है, वो टाइमलाइन की तरफ ज़्यादा देखता है कि वहाँ लोग क्या बात कर रहे हैं, फिर उसका एक मेगाफोन बन के करता है। लेकिन ट्रोलिंग को भी हमें, उसका भी अलग अलग नेचर है। मतलब एक ट्रोलिंग है कि डिबेट में लोग कर रहे हैं, एक ट्रोलिंग है कि 5 लोगों को आप बता रहे हैं। जैसे मैं छुट्टी पे था, मेरा फ़ोन कहीं लगा तो देखा चल रहा है कि रवीश कुमार 100% डैश डैश की औलाद, मतलब मेरी माँ के बारे में, मतलब समझ में नहीं आया कि उसको ठीक से मालूम भी नहीं मेरी माँ को कि मैं करता क्या हूँ, और उसको चलते हुए गाली पड़ रही है। तो मुझे लिखना पड़ा कि 100% भारत माता की औलाद है ना, तो ये लेख लिखना पड़ा कि मैं 100%, मेरी माँ भारत माता नहीं है तो किसकी माँ है? फिर किसी की माँ भारत माता नहीं है। कम से कम मैं अपनी माता के लिए तो ये बात कह ही सकता हूँ ना। और जब माँ का नाम ले लिया तो सारा डिबेट खत्म, फिर तो तर्क समाप्त हो जाते हैं, फिर तो जावेद अख्तर भी उठ के चले जाएंगे अगर यहाँ से होंगे तो। लेकिन कोऑप्शन की बात हो रही थी। एक चीज हमें देखना चाहिए कि 20-20 साल से लोग एक पार्टी को कवर कर रहे हैं। अगर आप जाकर देखें बीजेपी के हेडक्वार्टर में, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, तो जनरल सेक्रेटरी और ब्यूरो चीफ में फर्क ही नजर नहीं आता है। तो कुछ ट्रांसफर सिस्टम भी होना चाहिए। 5 साल बीजेपी कर लिए, अब चलिए, अब जब अपोजिशन अब जाइए कांग्रेस करने, अब आप लेफ्ट करने जाइए। ये एक देखना चाहिए कि वो फर्क नजर नहीं आता है। जो मैसेंजर ही मैसेंजर को मार रहे हैं आजकल, जो बहुत सारे जर्नलिस्ट एक दूसरे का ट्रोल करने में लगे हुए हैं उसके सरकारों की तरफ से। और एक सरकार की बात नहीं, इसको हमको सेंटर स्पेसिफिक नहीं देखना चाहिए। राज्यों की स्थिति और भी खराब है। कम से कम केंद्र की जो चीजें हैं हम उससे डिबेट कर लेते हैं, बातें बाहर आ जाती हैं। राज्यों की स्थिति तो हमें अंदाजा नहीं कि वो कितनी खराब है। और एक बात मैं सिद्धार्थ की बात से जोड़ना चाहूंगा कि सचमुच हमारी राजनीतिक संस्कृति में ये गिरावट है कि नेता एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अभी एक फर्जी तस्वीर आ गई पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो उसको सही करने के लिए प्रकाश करात ने कहा कि मैं कभी राजनाथ सिंह से मिला ही नहीं। मुझे बहुत दुख भी हुआ और हैरानी भी हुई कि इतने दिनों से आप राजनीति में हैं और आप एक दूसरे से मिले नहीं। तो अच्छा हुआ कि अब ट्विटर और फेसबुक आ गया, वरना तो पता चलता है कि जिंदगी गुजर जाती है, आप मिलते नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल आप बात कीजिए, उनका एक अलग रास्ता है, इनका एक अलग रास्ता है, बातें होनी चाहिए। राजनाथ सिंह और प्रकाश करात एक साथ मिल जाएं, बैठ जाएं और एक दूसरे को लड्डू खिला दें तो इसमें क्या है?
मुझे लिखना पड़ा, मुझे राजनाथ सिंह लड्डू खिलाएंगे, मैं तुरंत जाके खा लूंगा, अगर लड्डू बढ़िया हो तो क्यों नहीं खा लूंगा। कानपुर से लेके आएंगे, कहेंगे ठीक है ठाकुर साहब खिलाइए, मंत्री जी खिला रहे हैं आप। तो एक संवाद, रिश्तेदारी जो है उस सोशल मीडिया के दबाव में मुझे लगता है कि अब हमारे नेता पब्लिकली मिल भी नहीं रहे हैं। वो किसी स्पोर्ट्समैन वाला फोटो तो निकाल लगा दे रहे हैं, ट्वीट कर दे रहे हैं, लेकिन जब लालू यादव मिलने जा रहे हैं तो वो फोटो काट दे रहे हैं। उनका बेटा दिख रहा है फ्रेम में, उनका बाप कट गया है उसमें, ये भी हुआ अभी हाल में। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पर ये जरूर था कि जब ये ट्रोलिंग शुरू हुआ था तो कुछ असर पड़ा था, पर धीरे धीरे सीख गए। लेकिन बात असर पड़ने की नहीं है। तब आप क्या कीजिएगा कि पूरा प्राइम टाइम उसी का रिफ्लेक्शन बन जाए, तो लोगों की समस्याएं बहुत नीचे चली जाती हैं, और ऐसा करके हम गवर्नमेंट ऑफ द डे का बहुत नुकसान करते हैं, उसको रियल टाइम में करेक्ट करने का मौका नहीं देते हैं। अगर हम उन सब चीजों में जाते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे चर्चा होने से, जैसे बहुत लोगों ने खेती की चर्चा की, हम लोग करते रहे, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है ऐसा, मैं नहीं कह रहा कि उसी की वजह से उन्होंने किया है, लेकिन वो सब चीजों को अगर दबा दिया जाता, उसकी जगह मैं ट्विटर के किसी इशू पे कर रहा होता, तो कितना नुकसान करता मैं, अगर उन्हीं प्रधानमंत्री से कोई एक अच्छी चीज तो आई। Do you have pressure, for example, I know a lot of anchors who mid the primetime show are asking their newsroom, are we trending, are we trending, are we trending? And then they say, no, badhao, badhao, all lado, all lado. Have you ever had any pressure from your maliks to say कि trend करिए यही आप? शिकायत है, कभी बात ही नहीं करते मुझसे वो तो। Shobha, if I can just mention, without I can't mention the concrete examples because I don't think I'm authorized by my friends to say that, but I know several examples of anchors working for private channels where the topics for the evening discussion are vetted by people in management.